नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। हमारे खास शो 24 की चौसर में आपका स्वागत है। चौसर के खेल के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुना तो होगा ही। महाभारत में भी चौसर की बिसात बिछी थी। कौरवों और पांडवों के बीच शह और मात का खेल हुआ था। शह और मात का वही खेल 2024 में भी खेला जा रहा है, जिसके लिए बिछ चुकी है 24 की चौसर, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी अपनी चुनावी चाल चल रहा है। ऐसे में आज से हर रोज शाम 5:30 बजे 24 की चौसर से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपके साथ मौजूद रहेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। हर खबर को 3D अंदाज में आपको समझाएंगे, यानी उसके तीनों डायमेंशन पर बात होगी। आपने 10वीं के हिंदी एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या तो की ही होगी। 24 के चुनावी बोर्ड एग्जाम में भी खबरों का प्रसंग, संदर्भ और उसकी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत हम आज समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक अहम खबर के साथ करने जा रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी में बगावत हो गई है। क्यों हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। फिर आगे हम आपको इस खबर के मायने और उसका क्या असर है वो भी समझाएंगे। कभी आजम खान का गढ़ कहे जाने वाला रामपुर राजनीतिक के भंवर में फंसा है। एक तरफ एनडीए की तगड़ी घेराबंदी, तो दूसरी तरफ अपने ही विभीषणों से उलझी सपा और उसका प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहा कि कौन से पदाधिकारी चुनाव में साथ है और कौन खिलाफ। क्योंकि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने पार्टी के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी है। वीरेंद्र गोयल ने एसपी कैंडिडेट मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के लिए प्रचार से इनकार कर दिया है। सपा नेता ने कहा कि हम अखिलेश यादव को चुनाव लड़वाना चाहते थे, फिर हमने आसिम रजा का पर्चा भरवाया, लेकिन आपने सिंबल नहीं दिया और मौजूदा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह तो हमारे सपा कार्यालय तक ही आए। यानी कोई कैंडिडेट सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हैरत की बात है कि वो अपनी पार्टी के जिला कार्यालय ही नहीं पहुंचा। हमने पूरी तैयारी करी थी समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए। हमने बाकायदा गांव-गांव जाके हमारे लोगों ने वोट बनवाए थे। कमेटी ने ये मांग करी कि रामपुर से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ें। हमने इसलिए मांग करी थी, जिस प्रकार से हमारे पहले वोटरों पे बाई इलेक्शनों में मारा पीटा गया, उनके वोट नहीं डालने दिए गए। मुस्लिम वोटर जो हमारे होते थे उनको दौड़ा दिया गया, और इन्हीं लोगों ने दौड़ाया। किन लोगों ने? जिनके पास जो आज ये मौलाना साहब खड़े हुए हैं, जिनको लेके चल रहे हैं। हमने आसिम राजा साहब का पर्चा भरवाया पार्टी ने कह के, उनको आपने सिंबल नहीं दिया। सपा की बगावत सिर्फ अपने प्रत्याशी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सपा नेताओं ने बीएसपी कैंडिडेट जीशान खान के समर्थन का ऐलान कर अखिलेश यादव और मौलवी मोहिबुल्लाह की टेंशन बढ़ा दी है। और ये मौलाना साहब आज तक हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे नहीं आए, और ये उन लोगों के पास जाते रहे जिन्होंने झूठे मुकदमे मेरे ऊपर भी लिखवाए। समझ लिए ये हमसे इलेक्शन लड़वाना नहीं चाहते। जब इलेक्शन लड़वाना नहीं चाहते तो हमने सोचा कि ऐसे आदमी को हम सपोर्ट क्यों करें, कि जो कि इलेक्शन लड़वाना नहीं चाह रहा है पार्टी के, तो हम क्यों नहीं अपने शहर के जो जीशान हमारे यहाँ मोहल्ले में रहता है, हम उसका इलेक्शन लड़ाएं। यानी रामपुर के चुनावी रण में बेहद पेचीदा दांव पेच चले जा रहे हैं। एक दूसरे को शह मात देने का खेल जारी है, लेकिन इस बगावत का किसे नुकसान होगा, किसे फायदा, ये समझना भी जरूरी है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, जो गठबंधन में जो पार्टियां हैं, वो नूर महल भी गए हैं, वो फैसल लाला से भी मिले हैं, वो लगातार मूवमेंट में हैं और मिलना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई किसी से नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं तो मानता नहीं कि हाँ, और पार्टी का या फिर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। भाई सपा के जिलाध्यक्ष या कोई इस बात को कहें, पहले आपको ध्यान होगा विशाल जी कि पहले उन्होंने कहा था बहिष्कार कर रहे हैं। 24 घंटे नहीं बीते तब उन्होंने नामांकन ले लिया। नामांकन उन्हें पता था, क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्हें पता था कि अगर हमारे पास सिंबल नहीं है खारिज हो जाएगा, और वो खारिज हुआ भी। तो ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है। आजम खान के करीबी का युबागी हो जाना कहीं न कहीं आजम के दिल में असंतोष की चिंगारी की एक बानगी भर है। अगर आजम भी खुलकर मौलवी मोहिबुल्लाह के खिलाफ हो गए तो अखिलेश कैसे अपने कैंडिडेट को डिफेंड कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यानी रामपुर समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके मायने बहुत गहरे हैं और ये बगावत कई सवाल भी खड़े करती है, जैसे कि एसपी कैंडिडेट मोहिबुल्ला अब तक समाजवादी पार्टी दफ्तर क्यों नहीं गए हैं। एक सवाल यह भी है, साथ ही सवाल यह भी है कि क्या आजम खां अखिलेश के फैसले के खिलाफ हैं, जेल के भीतर हैं, अखिलेश ने जो फैसला किया उसके खिलाफ हैं। इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या बिना आजम गुट के सपोर्ट के समाजवादी पार्टी रामपुर चुनाव जीत पाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं रामपुर सीट में बगावत के बाद। और इन सवालों के अलावा बगावत की इस खबर ने नए समीकरणों को भी जन्म दे दिया है, उसे भी समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इस खबर के असर की, जो सीधा वोट बैंक से जुड़ी हुई है। रामपुर में कुल 52% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो एसपी से मौलाना मोहिबुल्ला नदवी यहां चुनावी मैदान में है, जबकि बीएसपी से जीशान खान मैदान में है। आजम गुट की बगावत की वजह से आधे से अधिक वोटर बीएसपी कैंडिडेट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जैसा कि आपने बाइट में सुना भी, यानी 26% से भी नीचे जा सकता है समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत रामपुर में, जो इस बात का इशारा है कि एनडीए कैंडिडेट घनश्याम लोधी का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। मौलाना साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं रामपुर के वीरेंद्र गोयल, उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो उन लोगों से मिलना है जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे कराए, तो क्या कहेंगे? एक तरह से बगावत उन्होंने कर दी है। नहीं, मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या किया। हमारे लिए देश जो ज़िले की आवाम है वो हम उन लोगों उनके मुद्दे सुन रहे हैं, उनको जान रहे हैं। और 24 की चौसर में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं कन्नौज की। सिर्फ कन्नौज ही क्यों, हम रायबरेली को भी अपने विश्लेषण में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सीट का कमोबेश एक जैसा ही हाल है। क्या हाल है, यानी खबर का संदर्भ क्या है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों है, और अगर कंफ्यूजन की स्थिति में है तो सवाल उठता है कि क्या पारंपरिक सीटों पर भी आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। इसी तरीके से रायबरेली सीट पर कांग्रेस में कंफ्यूजन क्यों है, अगर है तो क्या यहां कांग्रेस फैमिली का कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतरेगा। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। वजह क्या है, उसका असर क्या होगा, संभावना क्या है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट। सियासत में एक बार चाल चलने के बाद बदले का मौका कम ही मिलता है। अगर चाल गलत चल दी जाए तब तो चुनाव से पहले ही हार तय मानी जाती है। कुछ ऐसी ही चाल चली जानी है कन्नौज और रायबरेली सीटों पर, जिसमें एक सीट सपा तो दूसरी कांग्रेस कोटे में है। लेकिन हैरत की बात देखिए, दोनों ही दल कैंडिडेट को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। क्यों और कब तक, ये दल ही जाने। हम विश्लेषण के जरिए सिर्फ समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक यहाँ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रत्याशी की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ से अखिलेश यादव ही प्रत्याशी होंगे। सबसे पहले कन्नौज की बात कर लेते हैं, जिसमें दल प्लस कैंडिडेट प्लस जाति की सीक्वेंस को साथ में रखकर देखते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। यहाँ से सुब्रत पाठक कैंडिडेट हैं। उनके पाले में करीब 3.25 लाख ब्राह्मण वोटर एक तरफा हैं। दूसरे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी इमरान बिन जफर हैं, जिनकी तरफ 2 लाख के आसपास मुस्लिम प्लस 2 लाख के आसपास ही दलित वोटर हैं। अब बचती है सपा, जिसका कोई कैंडिडेट तो नहीं उतरा, लेकिन ये समझिए कि सपा के पास यादव वोटर ही बचता है, जिनकी संख्या करीब 2.5 से 2.25 लाख के आसपास है। इन समीकरणों के अलावा जितने भी वोटर बचते हैं वो बीजेपी के खाते में जाने की सबसे प्रबल संभावना है। राम जी मंदिर बनाया मोदी जोगी ने, मेरे राम जी मंदिर बनाया मोदी जोगी ने। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है कि मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे या परिवार से कोई चेहरा? यहाँ भाजपा जीती नहीं थी, यहाँ सपा हारी थी। सामान्य तौर पर लोगों के लिए एक ही बात हो सकती है, लोग कह सकते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उस समय सपा में इतनी ज़्यादा गुटबाजी थी और लगातार 1999 के बाद से सपा का यहाँ एक छत्र साम्राज्य रहा था, जिसे गढ़ ढहने की बात कहते हैं, वो गढ़ ढहा नहीं था। वजह यह है कि सिर्फ एक विधानसभा सेगमेंट से आप भाजपा आसान जीत लेकर आई थी। तो 10,000 के अंदर की जीत को बहुत आसान जीत तो नहीं कहा जा सकता। कांटे की संघर्ष था, कांटे की लड़ाई थी। जो काम 19 में सपा के लिए हुआ था
वही काम 24 में अब भाजपा के लिए हो गया। जैसे कन्नौज को लेकर समाजवादी पार्टी कुछ तय नहीं कर पा रही, इसी तरह रायबरेली को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। अब तक रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही है, लेकिन सोनिया गांधी इस बार राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई। अब सोनिया गांधी के बाद किसी सीट से उतारा जाए, इस पर एक राय नहीं बन पा रही। वैसे तो रायबरेली सीट पर बीजेपी ने भी अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इसे कंफ्यूजन नहीं रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी इस सीट से विपक्ष के ही किसी चेहरे को उतार सकती है, लेकिन रायबरेली सीट पर कांग्रेस के असमंजस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि सोनिया गांधी के बाद क्या गांधी परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट से उतरेगा, ठीक वैसे ही जैसे कन्नौज में मुलायम परिवार के किसी सदस्य को उतारने की अटकलें चल रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि कभी एसपी कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले जिले क्या अब बीजेपी के किले में तब्दील हो चुके हैं? क्या इन सीटों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति विपक्ष में कंफ्यूजन पैदा कर रही है? अगर नहीं तो दोनों दलों में इतना कंफ्यूजन क्यों है? तो जिस सीट से दोनों दलों के टॉप लीडर चुनाव जीतते रहे हों, वहां कैंडिडेट का ऐलान ना कर पाना जनता के बीच संदेश देता है कि या तो ये दल कोई चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पार्टी के बड़े चेहरे यहां से उतरना चाह तो रहे हैं लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नतीजों के विश्लेषण से वो वजह भी पता चल जाएगी जिसकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति है। सबसे पहले कन्नौज का उदाहरण ले लेते हैं। 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी के सुब्रत पाठक जीते थे, उन्हें 5,63,087 वोट मिले थे, जबकि डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कंफ्यूजन का कारण है क्या, वो मार्जिन है। 2019 में आप देखिए सुब्रत पाठक को 5,63,000 वोट मिले थे और डिंपल यादव को 5,50,000 से अधिक वोट मिले थे, और जो अंतर था हार जीत का वो सिर्फ 12,335 वोटों का था। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर जो हार जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, वो भी कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रहा है। इसी तरीके से 2014 के चुनाव में सुब्रत पाठक मात्र 19,907 वोट से ही हारे थे। मतलब 2014 में भी हार जीत का अंतर बहुत कम था और 2019 में भी हार जीत का अंतर बहुत कम था। इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब कारण, उसका असर और इस कंफ्यूजन के नतीजे क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब कंफ्यूजन का कारण यही समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स के बिखराव से कहीं डर तो नहीं रही है, क्योंकि बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट वोट काटेगा, जिससे समाजवादी पार्टी का वोट मार्जिन कम होगा। नतीजा यह होगा कि कम मार्जिन से हार जीत निर्धारित होने वाली है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी फिर हार सकती है मुस्लिम वोट बैंक कटने की स्थिति में। क्या यही कंफ्यूजन की वजह है? इसको लेकर फिलहाल हमने रिएक्शन लिए हैं, हमने राय भी जानी है और विश्लेषण भी किया। 2014 की अगर बात करें, उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, तो भाजपा और डिंपल के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ और मार्जिनल अंतर से डिंपल जीत गई थी। अगर बात करें 2019 की, रसूलाबाद के जो विधायक थे तत्कालीन पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया उस समय भाजपा में चले गए थे, उनका वहाँ ठीक ठाक जनाधार है। इस वजह से डिंपल को 85,500 कुछ वोटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि सुब्रत पाठक को 1 लाख कुछ वोट रसूलाबाद से मिले थे। कहने का मतलब है जो जीत का अंतर आया था रसूलाबाद से आया था। 24 की चौसर में बात अगली खबर की, और बात करते हैं रीता बोगड़ा जोशी की। एक बड़े राजनीतिक घराने की बेटी, लेकिन एक दिन पहले बीजेपी की 10वीं लिस्ट आई तो पता चला कि उनके साथ खेल हो गया। क्या खेल हो गया? ये कि प्रयागराज की मौजूदा सांसद रीता बोगड़ा जोशी का टिकट कट गया। टिकट क्यों काटा गया, उनकी जगह पर बीजेपी ने किसे उतारा और क्यों उतारा, इसका पूरा विश्लेषण समझते हैं। लेकिन उससे पहले रीता बोगड़ा जोशी ने टिकट कटने के बाद क्या कहा, वो सुन लेते हैं। कि ये राजनीति बड़ी परिवर्तनशील व्यवस्था है, और अगर आज नीरज त्रिपाठी जी को टिकट दिया गया है तो सोच समझ के दिया गया। मैं केंद्र से अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का सम्मान करती हूँ और पूरी दम से पार्टी के लिए काम करूंगी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पिताजी के आशीर्वाद से, जो हमारे पुराने यहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा।
तो शिष्टाचार दिखाते हुए रीता बोगला जोशी नए कैंडिडेट यानी नीरज त्रिपाठी के घर पर पहुंची थी, उनको शुभकामनाएं दी। लेकिन इससे सवाल खत्म नहीं होता है कि रीता बोगला जोशी का टिकट कटा क्यों। चलिए संभावित वजह भी समझ लेते हैं। पहली वजह क्या है वो आपको समझाते हैं। बागी तेवर भारी पड़े। 2022 में बेटे को टिकट दिलवाना चाहती थी, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर संन्यास का ऐलान कर दिया था। फिर रीता बोगला जोशी के बेटे मयंक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। संदेश क्या गया था समझ लीजिए आप। पार्टी पर दबाव डालकर टिकट नहीं पाया जा सकता है, यह संदेश गया था। नीरज त्रिपाठी को क्यों चुना गया ये भी आप समझ लीजिए। साफ सुथरी छवि और पेशे से वकील हैं, पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। ये तमाम फैक्टर हैं इस बात को तय करने के लिए कि नीरज त्रिपाठी को ही भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज सीट से यानी इलाहाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतारे। और चलिए बात करते हैं बीजेपी की। यूपी की 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और अब तक 4 सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसमें देरी क्यों हो रही है, देरी की वजह क्या है, रणनीति या फिर कुछ और। आइए वो भी समझते हैं। अस्सी में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के सामने यूपी की 4 सीटें किसी चुनौती से कम नहीं है। वजह कुछ सीटों पर अपने ही नेताओं से घमासान, तो कहीं बाहरी चेहरों पर दांव लगाने की रणनीति। लेकिन पेच कहां फंस रहा है जो कैंडिडेट ऐलान में इतना वक्त लग रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरा गुणागणित लगाकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में हर दल पूरा जोर लगा रहा है, जिसके लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टियों को कड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। यही वजह है कि भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत कई ऐसे दल हैं जो कि कई सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। यूपी में 2 सीटों पर हर ओर चर्चा हो रही है, जिसमें कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली की सीट और कैसरगंज सीट पर दोनों ही गठबंधनों की तरफ से संशय बना हुआ है। बीजेपी यूपी में 74 सीटों पर खुद लड़ रही है, जिसमें 70 सीटों पर उससे कैंडिडेट उतार दिए हैं। लेकिन जिन 4 सीटों पर पेच फंसा है उनमें कैसरगंज, रायबरेली, फिरोजाबाद, देवरिया सीटें शामिल है। भले ही विपक्ष इन सीटों पर बीजेपी को असमंजस में फंसा मानती हो, चलिए अब आपको 5 सीट का बारी बारी से विश्लेषण दिखाते हैं। सबसे पहले कैसरगंज सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट बीजेपी की ही सीट है और बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से कैंडिडेट है। लेकिन पेच यहाँ फंसता है कि बीजेपी बृजभूषण को उतारना नहीं चाहती है, लेकिन पर्दे के पीछे बृजभूषण अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी रेसलर विवाद के बाद उन्हें उतारने से बच रही है। इसी तरह रायबरेली सीट पर बीजेपी गठबंधन कैंडिडेट का वेट कर रही है। सूत्रों की माने तो इस सीट पर बीजेपी किसी सपा के चेहरे पर दांव लगा सकती है। हालांकि बीजेपी के पास यहाँ ऑप्शन के तौर पर सपा के बागी राकेश पांडे, आदित्य सिंह और दिनेश सिंह जैसे चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी इंडिया गठबंधन ने जो वोटों के बिखराव को रोकने के लिए जो इंडिया गठबंधन बनाया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के भी पेशानी पर बल है या पसीने हैं, तो वो भी कोई मौका नहीं देना चाहता है। वहीं आप भाजपा को ले लीजिए, तो वहीं कैसरगंज जहां ब्रजभूषण सिंह हैं और गोंडा और आसपास के जो ज़िले हैं, वहां पर वो प्रत्याशियों को ढूंढने में या प्रत्याशियों के को तय करने में उसको असुविधा हो रही है। इसी तरह फिरोजाबाद सीट और देवरिया सीट पर भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी हाईकमान के पास है, वो जब चाहे कैंडिडेट फाइनल कर ऐलान कर सकते हैं। यानी बीजेपी की तैयारी पूरी है, बस विपक्ष की अगली चाल और बागी नेताओं पर दांव लगाने की रणनीति का शायद इंतजार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस खबर के कारण को भी समझते हैं, क्यों बीजेपी 4 सीटों पर फंसी हुई है, वो आपको समझाते हैं। पहला कारण ये कि क्या समाजवादी पार्टी के बागियों पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी। दूसरा कारण क्या है वो भी आप समझ लीजिए। विपक्ष के कैंडिडेट के बाद ऐलान की रणनीति है कि विपक्ष पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दे, उसके बाद हम तय करेंगे। तीसरा कारण यह है, क्या दावेदारों के चुनाव में देरी हो रही है। दावेदार कई हैं, पार्टी तय नहीं कर पा रही है
कि किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। और चलिए इसके साथ ही 24 की चौसर में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।